हाय गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। और दोस्तों, मैं सुनील। आज हम इस लेक्चर के अंदर बात करेंगे जो हमारा इतिहास लेखन और दर्शन है, उसमें से एक टॉपिक है दोस्तों हमारा, वो है इतिहास की अवधारणा। यानी इतिहास का कंसेप्ट जो है वो एक्चुअल में क्या है, इस पे हम चर्चा करेंगे और हम देखने का प्रयास करेंगे कि इतिहास की जो अवधारणा है वो बेसिकली क्या है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इतिहास की अवधारणा को। जैसे कि आप सभी को पता है कि इतिहास जो है वो क्या होता है, अतीत का लेखा जोखा होता है। यानी अतीत के अंदर जो भी आपकी घटनाएं हुई है, अतीत के अंदर जो भी आपके इवेंट हुए, उन्हीं सब का लेखा जोखा जो होता है वो किस में होता है, आपका इतिहास के अंदर होता है। तो आई होप सभी जो है आप जानते हो कि इतिहास जो होता है वो अतीत का लेखा जोखा होता है। यानी इतिहास जो है वो आपका तीन शब्दों से मिलके बना होता है, इति प्लस में है प्लस में आस, अर्थात जिसका मतलब है कि निश्चित रूप से ऐसा हुआ होगा। यानी कोई भी इवेंट है, कोई भी घटना है, वो एक्चुअल में वैसे हुई होगी। यही क्या है, आपका इतिहास है। यही क्या है, आपका इतिहास है। तो इतिहास का मतलब हो गया कि कोई आपका इवेंट, कोई आपकी घटना जो वास्तव में हुई है, कहाँ पे, पास्ट में। यानी भूतकाल में कोई घटना जो है वो आपकी घटित हुई है, कोई इवेंट घटित हुआ है, यही आपका क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। अब इतिहास के में अतीत की जो संरचना है, इतिहास में अतीत की जो संरचना है वो हमारे सामने कौन लाता है, इतिहासकार। यानी वो व्यक्ति जो घटना को दर्शाता है उसे दोस्तों हम क्या कहते हैं, इतिहासकार कहते हैं, यानी हिस्टोरियन कहते हैं। जिसकी विषय काल और विचारगत जो है अपनी अवधारणा होती है। यानी उसका विषय क्या होगा इतिहास के अंदर, उसके विचार किस प्रकार के होंगे और किस काल के अंदर वो घटना जो है वो कर रहा है, यानी प्राचीन काल, मध्य काल या आधुनिक काल। अब ये काल पे भी डिपेंड करेगा कि आपकी जो इतिहास की अवधारणा है वो किस काल के अंदर ली गई है, किस काल के अंदर जो है इतिहासकार आपकी अवधारणा जो है उससे ले रहा है और किस काल के अंदर नहीं ले रहा है। ये सारी चीजें जो है वो कौन करेगा, इतिहासकार करेगा। प्रत्येक युग में इतिहासकार जो है वो सामाजिक आवश्यकता के अनुसार ऐतिहासिक तथ्यों की खोज जो है वो करता है तथा सामाजिक रुचि के अनुसार इतिहास की प्रस्तुति जो है वो आपकी करता है। यानी इतिहासकार जो होता है वो क्या करता है, आपका इतिहासकार जो होता है वो क्या करता है कि सामाजिक आवश्यकता के अनुसार, यानी समाज की क्या आवश्यकता है, समाज की नीड या सोसाइटी की नीड जो है वो आपकी क्या है, और उसी के हिसाब से वो ऐतिहासिक तथ्य जो है, ऐतिहासिक फैक्ट जो है वो उसकी खोज करता है। कोई भी इवेंट है उसके संबंध में समाज क्या जानना चाहता है, इसको लेकर जो इतिहासकार होगा वो आपके इवेंट को लेकर कि किस प्रकार का इवेंट जो है समाज या सोसाइटी जो है वो चाहती है, तो उसी प्रकार का इवेंट जो है खोजने का प्रयास आपका कौन करता है, यही इतिहासकार जो है वो आपका खोजने का प्रयास जो करता है। खोजने का प्रयास जो आपका करता है। यानी सामाजिक रुचि के अनुसार इतिहास की प्रस्तुति जो है वो आपका इतिहासकार करता है कि जैसा समाज चाहता है, जैसा सोसाइटी चाहती है, वैसा का वैसा प्रेजेंट कौन करता है, आपका इतिहासकार करता है। अब आगे इसमें देखते हैं कि इतिहास की अवधारणा के विषय में क्रोचे जो है वो एक आपकी परिभाषा देते हैं, वो एक डेफिनेशन देते हैं। वो कहते हैं कि इतिहास जो है वो समसामयिक है, यानी समय के साथ चलने वाला जो एक घटना है वही क्या है, आपका इतिहास है। यानी इतिहास को समसामयिक जो है वो किसने कहा था, क्रोचे ने कहा था। उनका तात्पर्य ये था कि इतिहासकार अपने युग के दृष्टिकोण तथा अपने युग के व्यक्तिगत दृष्टिकोण से अतीत जो है उसकी घटनाओं को देखता है। यानी यहाँ पे जब कोई घटना हुई, यानी कोई भी घटना हुई, कोई भी इवेंट हुआ आपका, सपोज दैट पानीपत का वॉर फर्स्ट जो था उसकी बात करें हम, तो पानीपत का वॉर जो फर्स्ट था उसमें जब इतिहासकार देखेगा तो वो अपनी दृष्टिकोण से भी देखेगा कि पानीपत का वॉर जो है वो क्यों हुआ, एंड देन वो अपने समाज जो है, वो अपना समाज जो है
अपना जो युग है उसका, उस युग के दृष्टिकोण से भी देखेगा कि उस युग के व्यक्ति जो है इस पानीपत के वॉर के बारे में क्या चाहते हैं, किस प्रकार से इसको डिफाइन करना चाहते हैं। तो अपने दृष्टिकोण से और अपने युग के दृष्टिकोण से जब कोई इतिहासकार देखता है तो उसका क्या होता है, ये समसामयिक होता है। इसीलिए क्रोचे ने इसको समसामयिक कहा। इतिहास की अवधारणा जो है वो क्या है, उद्देश्य परक। यानी इतिहास की अवधारणा जो होती है वो उद्देश्य परक होती है। कोई ना कोई उसके अंदर आपका ऑब्जेक्टिव होगा और उसी ऑब्जेक्टिव को लेके इतिहास की अवधारणा, इतिहास का कंसेप्ट जो है वो आपके सामने लाया जाता है। ये निरंतर परिवर्तितशील समाज को आवश्यकता के अनुसार इतिहास अवधारणा में परिवर्तन होता रहता है। यानी ये जो आपका परिवर्तनशील समाज को आवश्यकता के अनुरूप इतिहास अवधारणा जो है उसमें क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। यानी आज जो कंसेप्ट है वो आने वाले 10 साल बाद में कंसेप्ट जो है उसी घटना को लेके आपका चेंज हो जाएगा। हो सकता है आगे आने वाला टाइम जो है उसमें फिर आपका चेंज हो जाए, हो सकता है और आगे आने वाली घटना जो है फिर उसमें चेंज हो जाए। तो इतिहास जो है वो निरंतर क्या है, आपका परिवर्तनशील है। यानी चेंजेबल जो प्रक्रिया है वो आपकी निरंतर इसमें चलती रहती है। अगर हम देखें तो प्राचीन काल, देन उसके बाद देखें मेडिवल काल, देन उसके बाद देखें मॉडर्न और 20वीं सेंचुरी जो है, यहां तक आप देखेंगे तो इतिहास की अवधारणा जो उसमें निरंतर आपका परिवर्तन आता रहता है। यानी भारतीय इतिहास के संदर्भ में देखें, चाहे आप वर्ल्ड के इतिहास के संबंध में देखें, तो इसमें निरंतर जो है वो अवधारणा में या कंसेप्ट जो है उसमें क्या आता रहता है, आपका परिवर्तन जो है वो निरंतर आपको दिखाई देगा। अब ये इतिहास की अवधारणा के संबंध में कंसेप्ट जो है हमने समझने का प्रयास किया कि इतिहास जो होता है वो क्या होता है, समसामयिक होता है, ऐसा क्रोचे ने कहा था। और समसामयिक इसलिए होता है कि अपने व्यक्ति जो है वो किसी घटना, किसी इवेंट को अपने युग के डिमांड के अनुसार, अपने युग की मांग के अनुसार और इसके साथ साथ व्यक्तिगत उसका जो एक कंसेप्ट होता है, व्यक्तिगत जो उसकी राय होती है उसके अनुसार वो विश्लेषण करता है, संश्लेषण करता है और अब किसी घटना को रिप्रेजेंट करता है। अब इतिहास की अवधारणा को लेके 3 तरह की अवधारणा जो बेसिकली हमें देखने को मिलती है। यानी पहली अवधारणा की दोस्तों बात करें तो भारतीय अवधारणा, यानी इंडियन जो हिस्ट्री है उसकी क्या अवधारणा रही है, उसका इतिहास जो है उसकी अवधारणा क्या है। देन सेकंड की मैं बात करूं तो इतिहास का यूनानी और रोमन जो इतिहास की अवधारणा है। और तीसरा है इतिहास की धार्मिक अवधारणा, जहां पे धर्म जो है वो उसको प्रभावित करता है। पहले हम इतिहास की भारतीय अवधारणा की जानने का प्रयास करेंगे। और भारतीय इतिहास के संदर्भ में जब आप जानते हो दोस्तों, तो बेसिकली आपको 2 विचारधाराएं मिलती है यहाँ पे। एक विचारधारा जो है वो भारतीय और दूसरी जो विचारधारा है वो अंग्रेजी विचारधारा या यूरोपियन विचारधारा उसको कह सकते हैं। यहाँ पे भारतीय इतिहास के संदर्भ में भारतीय जो विचारधारा है वो ये कहते हैं कि भारतीय लोग जो है वो प्राचीन काल से आपके इतिहास के संदर्भ में या इतिहास लेखन के संदर्भ में जागरूक थे। लेकिन जो यूरोपीय और अंग्रेजी जो विचारधारा है वो ये मान के चलती है कि भारतीय जो है उन्हें किसी प्रकार के इतिहास का ज्ञान नहीं था। उसके अंदर ऐतिहासिक घटनाओं को या ऐतिहासिक घटनाओं का विश्लेषण करने का जो एक उसके अंदर क्या था, अभाव पाया जाता है। यानी पाश्चात्य विद्वान जो है वो कहते हैं कि भारतीयों के अंदर ऐतिहासिक दृष्टिकोण जो है उसका क्या पाया जाता है, आपका अभाव पाया जाता है। यानी ऐतिहासिक दृष्टिकोण जो है वो भारतीयों के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। यानी भारतीय जो है उसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि वहां पे भारतीय जो इतिहास है उसमें किसी प्रकार का तिथि क्रम नहीं है। ये मान लो 1857 की घटना है, उसके बाद 1858, तो इस प्रकार से एक असेंडिंग ऑर्डर जो है उसके अंदर किसी प्रकार का उनको ज्ञान नहीं है। दूसरा वो कहते हैं कि जो भी उनके फैक्ट्स जो है, तथ्य जो है वो कल्पित और पौराणिक कथाओं के परिवेश में उनको मान्यता दी गई है। यानी जो भी उनके फैक्ट है इतिहास को जानने के लिए, जो भी उनके पास में तथ्य है वो सब क्या है, पौराणिक कथाएं, यानी जो एक प्रकार से मिथ जो है उन मिथ पे आधारित है। आपके उनकी जो सारा का सारा इतिहास जो है वो किस पे है, देवी और देवताओं पे आधारित, यानी देवी और देवता जो है उससे जुड़ा हुआ। उनके अनुसार ये माना जाता है कि भारतीय जो घटनाओं के तथ्य पर विवरण जो है, यानी कोई घटना हुई उसका कोई तथ्य हुआ
उसका विश्लेषण, उसका संश्लेषण, उसको वर्णन करना जो है भारतीय अपने आप में या भारतीय इतिहासकार जो है उनकी कोई रुचि नहीं रही। ऐसा कौन मान के चलता है? ऐसा पाश्चात्य विचारक मान के चलते हैं। इसीलिए पाश्चात्य विद्वान लॉइस डिक्सन जो है वो कहते हैं कि इतिहासकार नहीं थे, यानी हिंदू जो है, यानी हिंदू जो है, हिंदू से तात्पर्य दोस्तों यहाँ पे हिंदू मुसलमान दोनों से है, लेकिन अंग्रेजों ने अपनी एक नीति के तहत हिंदू मुस्लिम इस प्रकार से भारतीयों को भारतीय इतिहास जो है उसका बंटवारा करने का प्रयास किया था। और आपने देखा होगा कि कम्युनलिज्म यानी सांप्रदायिकता जो है उसको बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार की विचारधारा जो है उनके द्वारा लाई गई थी। उनके अनुसार भारतीय जो है वो आपके इतिहासकार नहीं थे, यानी हिंदू इतिहासकार नहीं थे। उनके अनुसार भारत में मनुष्य प्रकृति के समक्ष अपने आप को तुच्छ और असमर्थ पाता है, परिणाम स्वरूप उसमें नगण्यता और जीवन की निस्सारता जन्म लेती है। यानी लॉइस डिक्सन जो है वो क्या कहते हैं कि भारतीय जो थे उनमें कोई इतिहास को लेके या ऐतिहासिक घटनाओं को लेके कोई किसी प्रकार का जागरूकता हमें दिखाई नहीं देती है। दूसरी क्या है कि हर चीज वो किससे मानते हैं? हर चीज जो है वो नेचर के साथ जोड़ते हैं कि अगर वर्षा होती है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? नेचर जिम्मेदार है। अगर कोई घटना होती है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? नेचर जिम्मेदार। कहीं पे कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? नेचर जिम्मेदार। जिससे उनका जीवन जो है वो क्या हो रहा है? नीरस हो रहा है। यानी वो किसी भी घटना को लेके जो है उसके पीछे रीजन को फाइंड आउट नहीं करते हैं, वो केवल और केवल उसको किसके साथ जोड़ देते हैं? वो प्रकृति के साथ जोड़ देते हैं, नेचर के साथ जोड़ देते हैं। तो इसीलिए जो कुछ भी घटना इतिहास के अंदर हुई, इतिहास में उन्होंने दर्ज की, वो सब किस में जोड़ दी थी? आपकी नेचर के साथ में इंक्लूड कर दी थी। यहाँ पे उसके बाद जो है हीरानंद शास्त्री जो है उन्होंने भी इस प्रकार का तर्क देते हैं। वो कहते हैं कि प्राचीन भारतीयों ने इतिहास के प्रति विशेष ध्यान जो है वो नहीं दिया। यानी इसमें एक तो लॉइस डिक्सन जो है वो इस प्रकार की विचारधारा देते हैं आपके जो पाश्चात्य विचारक है, इसके साथ साथ भारतीय विचारक जो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री जो है वो भी उनसे सहमत है। वो भी कहते हैं कि भारतीय जो है उनमें किसी प्रकार के इतिहास को लेकर जो एक प्रकार का बाकी जो देश है यानी यूरोपियन जो कंट्री है उनकी तरह भारतीयों में किसी प्रकार की जागरूकता नहीं थी। डॉक्टर गोविंद चंद पांडे जो है वो कहते हैं कि डिक्सन के मत का खंडन करते हैं और वो इसकी आलोचना करते हैं। वो कहते हैं कि भारतीयों ने वर्तमान जीवन को कभी भी नगण्य स्वभाव का नहीं माना। यदि इतिहास कर्म प्रधान है तो भारतवर्ष सदैव महापुरुषों की कर्म भूमि है जो आपकी रही है। अब देखिए दोस्तों, संपूर्ण भारत में भारतवर्ष जैसा कोई देश जो है वो आपको दिखाई नहीं देता। यहाँ पे सनातन जो परंपरा है वो सदियों से आपकी चली हुई आ रही है और इतने बड़े सुदूर अतीत को आपका सुरक्षित रखना और ये भी बहुत बड़ा एक काम माना जाता है। और अतीत जो है उसका स्वरूप दो प्रकार का आपको दिखाई देता है। अतीत का जो स्वरूप है दोस्तों वो आपको दो प्रकार का आपको दिखाई देता है। यानी पहली जो है आपकी मृत अतीत और जीवित अतीत। यानी अतीत में क्या है कि वो अतीत जो मर चुका है, जैसे कि कोई घटना जो आपकी घटित हो चुकी है, जैसे कोई व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो चुकी है, तो वो किस में आएगा? मृत अतीत में आएगा। लेकिन जीवित अतीत क्या होता है कि इसमें परंपरा जो है वो एक संप्रेषण के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आपकी चलती रहती है और इस परंपरा के प्रति आपकी चेतना और उत्तरदायित्व जो है वो भारतीयों में विशेष रूप से आपको विद्यमान जो दिखाई देता है। यानी आप बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे अतीत जो है उसके दो स्वरूप है। अतीत का दो स्वरूप है, एक मर्त और एक जीवित। आज आप देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति था वो मर गया या कोई घटना जो है वो घटित हो चुकी है तो वो तो किस में आएगी? मर्त अतीत में आएगी। लेकिन आप देख रहे हो विवाह है, संस्कार है, शिक्षा है, शिक्षा पद्धति है, ये सब कहाँ से चले आ रहे हैं? भारत में काफी प्राचीन टाइम से चले आ रहे हैं और आज भी आपके विद्यमान है। तो ये परंपराएं जो है, ट्रेडिशन जो है वो किसका स्वरूप माना जाता है? आपका जीवित इतिहास जो है उसका स्वरूप या जीवित अतीत जो है उसका स्वरूप माना जाता है और ये भारतीयों के अंदर विशेष रूप से आपको दिखाई देता है। अब देखिए दोस्तों, भारतीय जो इतिहास है उसमें क्या
अवधारणा जो दी गई है वो हम देख लेते हैं कि भारतीय जो इतिहास था उसमें आपकी अवधारणा जो है वो युग की अवधारणा दी गई है। यानी उसमें ये कहा गया है कि आपके अलग अलग युग जो है उसमें मानव संस्कृति, मानव का विकास होता है। एक युग की समाप्ति होती है, देन दूसरा युग जो है उसका स्टार्ट होता है, फिर उस युग की समाप्ति होती है, देन तीसरा युग जो है वो आपका स्टार्ट होता है। तो इस प्रकार की अवधारणाएं जो है वो कहाँ पे दी गई थी? भारतीय जो आपका इतिहास की अवधारणा है उसमें युग प्रदान की बात की गई है। यानी इसमें कहा गया है कि मानव जीवन जो है सुख और दुख जो है इसी चक्र द्वारा निर्मित होते हैं। यानी आपके जीवन में, किसी व्यक्ति के जीवन में सुख आएगा या दुख आएगा, ये कौन निर्धारित करता है? यही जीवन चक्र जो है, यही आपका एक युग चक्र जो है वो निर्धारित करता है। यानी ये कहते हैं कि कोई भी सृष्टि है आपकी, इसके 4 युग होते हैं। भारतीय जो है अवधारणा, युग की अवधारणा, वो कहते हैं 4 युग होते हैं। यहाँ पे सत्य युग जो 17,28,000 वर्षों तक चला था, जबकि दूसरी ओर त्रेता युग जो है वो 12,96,000 वर्ष तक चला था। द्वापर युग जो वो 8,64,000 तक चला था, और कलयुग जो है वो 4,32,000 वर्ष तक आपका चला है। यानी इस पे 4 युगों की बात की गई है: सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सबसे ज्यादा चलने वाला जो था वो कौन सा था? सत्य। और सबसे कम चलने वाला है वो दोस्तों अभी जो चल रहा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि अब कलयुग है आपका, तो वही है। सत्य युग से कलयुग में प्रत्येक युग में आपकी बुद्धि, आपके ज्ञान, बुद्धि और आध्यात्मिकता की आपकी कर्मिक गिरावट दिखाई देती है। यानी मान लो आप सत्य युग, तो सत्य से त्रेता में आए, त्रेता से द्वापर में आए, द्वापर से आपके कलयुग में आए। तो जैसे जैसे आप नीचे की ओर आते रहेंगे, वैसे वैसे आपकी बुद्धि, आपका विकास, आपकी जो अच्छी चीजें हैं उसमें गिरावट दिखाई देगी, और बुरी चीजें हैं वो क्या होगी? कलयुग में सबसे ज्यादा आपको दिखाई देती। तो ये युग की अवधारणा जो है, ये युग की अवधारणा जो है वो भारतीय परंपरा के अनुसार मानी गई है। भारतीय परंपरा में दोस्तों हमने बात की थी कि 4 युगों की इन्होंने बात कही है। तो 4 युग में अगर बात करें तो पहला आता है आपका कृतयुग, या जिसको सत्ययुग कहा जाता है। इसमें सारे के सारे आपके सुख संबंधी साधन और उपकरण जो है वो आपको दिखाई देते हैं। इसमें सारे के सारे सुख उपकरण जो है वो आपको दिखाई देते हैं। इसका टाइम पीरियड जो है, ये इसका टाइम पीरियड जो है वो सबसे ज्यादा है। देन इसके बाद त्रेता युग आता है, इसको सेकेंड युग कहा जाता है। कृत या सत्य की अपेक्षा मानवीय सुख जो है उसमें आपकी क्या होगी? गिरावट होगी। यानी धीरे धीरे इसमें जो चीजें आपको सत्य या जो आपके कृत युग में दिखाई देती है वो त्रेता युग में दिखाई नहीं देगी। इसका टाइम पीरियड जो कंपेरिजन टू इसके थोड़ा कम होगा। द्वापर में आपके दुख जो है, दुख की शुरुआत जो है वो कहाँ पे होती है? द्वापर युग से होती है। यानी जिस सुख और दुख की बात की थी हमने, तो यहाँ तो कृत और त्रेता युग में तो क्या था कि सुख था, मानव के जीवन में पूरी तरह सुख था। लेकिन धीरे धीरे जैसे द्वापर युग की तरफ आते हैं, समाज की व्यवस्था जो है बिगड़ती जाती है। आर्थिक, सामाजिक और इन नियमों का जो है वो आपका प्रतिपादन होता है, द्वापर युग होता है। और इस द्वापर युग में कई आपको अवतार भी भारत में देखने को मिलते हैं। यानी जैसे जैसे मानव के ऊपर दुख बढ़ता गया, वैसे वैसे कुछ देवी और देवताएं जो है वो अवतार लेते हैं। और अवतारवाद की एक विशेष लेक्चर जो है हमने आपको हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आपके विशेष जो क्लास है अवतारवाद की, उसमें काफी कुछ डिटेल में डिस्कशन जो है अवतारवाद को लेके हमने किया है। अगर नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा। तो यहाँ पे अवतार की बात आती है। कलयुग जो है, यहाँ पे क्या होता है? पाप बढ़ता है आपका, देन सारी चीजें होती है। सबसे कम टाइम पीरियड जो है वो यहाँ पे होता है। यहाँ पे मानव जो है, कोई भी सृष्टि जो है वो नष्ट हो जाती है और वापिस से फिर कहाँ पे जाती है? कृतयुग से प्रारंभ होती है। यानी इस प्रकार से कहते हैं ये आपका सत्य युग था, ये आपका त्रेता युग था, ये आपका द्वापर युग था, और ये आपका कलयुग था। तो इस प्रकार से जीवन चक्र जो है दोस्तों आपका चलता रहता है। यानी आप सत्य युग से स्टार्ट होगी, कोई भी सृष्टि होगी, त्रेता में जाएगी, त्रेता से आपको द्वापर, और द्वापर से कलयुग, कलयुग से वापस सत्य। ये इस प्रकार से आपकी चलती रहती है। अब अवतारवाद की बात आती है, तो अवतारवाद क्या होता है कि जब कोई
पृथ्वी और ये आपका क्या होता है, ब्रह्मांड होता है। ये इसको ब्रह्मांड हम मान लेते हैं दोस्तों, और ये आपकी पृथ्वी हो गई। जब पृथ्वी के ऊपर कोई भी आपका पाप बढ़ता है, कोई भी वहां पे जनता होती है, वहां पे जो आपके लोग होते हैं उन लोगों पे अत्याचार होते हैं, तब कोई ना कोई देवता जो ऊपर से नीचे की ओर आता है, और ऊपर से नीचे की ओर आता है तो वो देवता के रूप में नहीं, मुख्य देवता के रूप में नहीं, बल्कि या तो उसके किसी न किसी अंश के रूप में आएगा। और जब वो अंश के रूप में देवता के आएगा तो वहां पे उसको अंशावतार भी कहा जाता है, अवतारवाद भी कहा जाता है। यानी कोई देवता पाप को मिटाने के लिए पृथ्वी पे आएगा ब्रह्मांड से या देवलोक से, तो उसे क्या कहा जाएगा, अवतार कहा जाएगा। और आपने देखा होगा कि अभी तक जो घटनाएं हैं उसमें हमने बात की है 9 अवतार हो चुके हैं, 10वां अवतार जो कल की जिसके बारे में कहा जाता है वो कि आने वाले भविष्य में आपका कल की अवतार वो होगा। तो 9 अवतारों की, कल की अवतार की, और बहुत डिटेल में डिस्कशन जो अवतारवाद का मैंने पहले भी आपको बता चुके हैं कि इसके बारे में हमने बताया है। अब भारतीय जो अवतारवाद की बात करते हैं, ये अवतारवाद की सिद्धांत जो है वो कहाँ पे मिलता है, गीता के और रामचरितमानस जो है वहां पे मिलता है। इस अवधारणा के अनुसार मानव इतिहास में जब कभी भी नैतिक और सामाजिक अव्यवस्था होती है तो मानव जीवन के दुखों को दूर करने के लिए कोई ना कोई देवता है, या तो अपने मूल रूप में आएगा या अपने अंश के रूप में आएगा। जैसे कि हनुमान है, हनुमान जो है वो मूल देवता नहीं या मुख्य देवता नहीं माने जाते, बल्कि सेकंड लेवल के देवता माने जाते हैं, यानी वो एक अंश है, वो खुद देवता नहीं है, वो एक अंश है। तो इसी प्रकार से राम आपके कृष्ण जो है वो भी एक अंश के रूप में माने जाते हैं। तो कुछ चीजें जो है अवतारवाद में आपको दिखाई देती है। यहाँ पे दोस्तों एक अवतारवाद की धारणा आ गई भारतीय इतिहास लेखन में। भारतीय इतिहास की अवधारणा जो है उसमें पहले हमने बात की थी युग की अवधारणा, दूसरी हमने की थी अवतारवाद की, और तीसरी जो है हम करेंगे वो करेंगे कर्म की। कर्म की अवधारणा की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि गीता में एक श्लोक जो है दिया गया है, उसमें कहा गया है कि जैसा आप करोगे, जैसा आप कर्म करोगे वैसे ही आपको फल जो है वो मिलेगा, या कर्म करते जाइए, फल की इच्छा नहीं कीजिए। ये भी सिद्धांत जो है वो कहाँ पे मिलता है, आपको वहां पे देखने को मिलता है। तो इसमें कर्म की बात की गई है कि जैसा मनुष्य अपना कर्म करता है, अपना कर्म करता है, उसी के अनुसार जो है वो उसको फल मिलता है। यानी इसमें सामाजिक वर्गीकरण जो है उसका आधार भी भारत में क्या रहा है, कर्म रहा है। यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो है वो किस पे आधारित है, आपके कर्मा पे आधारित है, यानी कर्मों पे आधारित है। भारतीय जो अतीत की चिंता नहीं करता, उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य जो है वो क्या है कि उसका भविष्य जो वो किस प्रकार का होगा, यानी वो किस प्रकार का कर्म करे ताकि उसके भविष्य जो आने वाला वो अच्छा हो सके। तो ये कर्म की अवधारणा जो है वो भारत की में दिखाई देती है। इसमें इसमें कर्म की जो अवधारणा है उसमें जीवन की, मृत्यु की अथवा संसार से मुक्ति प्राप्त करना जो है इसका आपका एकमात्र लक्ष्य आपको दिखाई देता है। इसमें क्या है, इसमें आपको भक्ति और मोक्ष जो है वो भी दिखाई देता है। मोक्ष का मतलब होता है कि जब आप संसार से जाएंगे, संसारिक मुक्ति आप प्राप्त कर लेंगे, तो आपका जीवन जो है वो एक अच्छा जीवन होगा, अच्छी योनि के अंदर आपका पुण्य जो है, अच्छी योनि के अंदर आपका पुण्य जो है वो जन्म होगा। तो ये मोक्ष की अवधारणा। अब दोस्तों हमने भारतीय के संदर्भ में बात कर ली कि भारतीय जो अवधारणा थी इतिहास लेखन की, उसमें 3 अवधारणाएं हमें देखने को मिलती है। पहली अवधारणा जिसमें बात की थी हमने युग की अवधारणा, दूसरी अवधारणा जिसमें बात की थी अवतारवाद की अवधारणा, और तीसरी बात की थी हमने कर्म की अवधारणा की। अब जो बात आती है, अब जो बात आएगी वो आएगी आपकी इतिहास की यूनानी और रोमन की अवधारणा। यानी यूनानी और रोमन की अवधारणा जो है इसे 2 प्रकार के विचार हमें देखने को मिलते हैं। एक तो ये कहते हैं कि मानव समाज जो निरंतर पतन का होता है, यानी अंत में किसी न किसी जो आपकी सभ्यता है, जो सिविलाइजेशन है, उसका क्या होगा, अंत होगा, समाज का आपका अंत होगा। इनकी एक तो अवधारणा ये थी।
एक दूसरा इनकी अवधारणा जो थी कि मानव जो है हमेशा अकुशल से कुशल की ओर चलता है, यानी मानव जो है क्या होता है, विकासमान होता है और निरंतर वो क्या करता है, अपनी सुविधा, अपने सुख और अपने न्याय की तरफ बढ़ता रहता है। और दोनों ही अवधारणाएं आज के दृष्टिकोण से देखें तो दोनों अवधारणाएं जो है दोस्तों सही है, क्योंकि मानव जो है पहले क्या था, पहले हम देखते हैं पैलियोलिथिक एज में जो मानव जो है पाषाण काल में आपका सही से रहन सहन उसका नहीं था, घास कंदमूल खाता था, विचरण करता था, देन उसमें धीरे धीरे आपके विकास हुआ तो वो अलग आपकी एक मध्य पाषाण काल की तरफ बढ़ता है, फिर नव पाषाण काल की तरफ जाता है। तो मानव का विकास जो है वो आपको देखने को मिलता है, ये बात इनकी बिल्कुल सही है। दूसरा ये भी सही है कि जब मानव का विकास होगा तो वो अपने न्याय की, अपनी सुविधा की बात करेगा, तो ये पॉइंट भी इनका सही है कि अवधारणा जो है उसको लेके मानव जो है उसका निरंतर पतन का इतिहास है, यानी मानव जो है उसमें हम देखते हैं कि जब सिविलाइजेशन देखते हैं, हम बड़े बड़े सिविलाइजेशन, चाहे इंडस वैली सिविलाइजेशन देखिए, चाहे आपका कोई और सिविलाइजेशन आप देखते हैं, तो उस सब में क्या होता है कि आप देखते हैं कि हाई लेवल पे आपका सिविलाइजेशन जो चला जाता है, देन उसमें आपकी गिरावट जो वो आपको देखने को मिलती है, यानी उसका पतन आपको दिखाई देता है। तो हम क्या करते हैं कि समाज जो बढ़ता है फिर गिरता है। दूसरा इसमें अवधारणा जो है वो समाज जो है अकुशल से कुशल की ओर जाता है, अपने अधिक न्याय सुख की बात वो करता है। कि ये दोनों चीजें जो है यूनानी और रोमन में आपको दिखाई देंगे। इन्होंने भी एक युग की अवधारणा जो है वो दी है, यूनानी और जो आपके रोमन जो लेखक थे, रोमन जो इतिहास लेखक थे उन्होंने भी दी है। उन्होंने हेसियड युग का चक्कर जो सिद्धांत है वो दिया है। इन्होंने 4 बातें इस पे कही है। पहला इन्होंने कहा है कि पहला स्वर्ण युग होगा, दूसरा आपका रजत युग होगा, तीसरा आपका कांस्य युग होगा और चौथा आपका लौह युग होगा। यानी इसमें क्या होगा कि पहले आपके स्वर्ण युग मानी सोने का युग होगा, दूसरा आपका चांदी का युग होगा, तीसरा आपका कांस्य का युग होगा और चौथा आपका लोहा का युग। जैसे जैसे आपको पदार्थ दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, वैसी वैसी गुणवत्ता, वैसी वैसी उसके गुण, उसकी परंपराएं जो है वो आपको दिखाई देगी। जैसे भारत में त्रेता युग आपका सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कली युग था, वैसे ही अवधारणा जो है यहाँ पे आपको दिखाई देती है। यानी ये जो आपका गोल्डन एज जो है, इसको इस युग में क्रोनोस का स्वर्ग में शासन था ये माना जाता है और मनुष्य स्वयं देवताओं के साथ काम करता था। यानी उसका जो देवलोक में उसका आना जाना था, यानी कितना बड़ा एक सुख जो था वो हुआ उस टाइम पे आपको दिखाई देगा। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि मनुष्य जो है हीनतर अवस्था में पहुंचता है और विनाश की ओर अग्रसर होता है। तो ये रजत युग में होता है। फिर कंस्य युग में जो है इससे ज्यादा होता है, संघर्ष होता है, मारकाट होती है। लोहे युग में जो है वीर और न्यायप्रिय होते हैं तथा श्रम और दुख जो है वो क्या हुआ कि उनसे मुक्त नहीं थे। इस अवधारणा के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड में परिवर्तन जो है वो चक्रात्मक प्रक्रिया रही है, यानी संपूर्ण ब्रह्मांड जो है उसमें चक्कर के रूप में आपकी चलती रहेगी। रजत स्वर्ण युग, रजत, कांस्य और लोहे जो है वो आते रहेंगे। लोहे के बाद पुनः से आपका रजत युग जो है वो आपका दिखाई देगा। अब कॉलिंगवुड जो है दोस्तों, इन्होंने हेसियड युग की चक्करवादी अवधारणा की कटु आलोचना की है। यानी कॉलिंगवुड जो है वो कहता है कि ये जो चक्करवाद की अवधारणा जो है वो आपकी ये गलत है, यानी ये सिद्धांत जो है वो पूरी तरह से आपका गलत है। वो इसको अनऐतिहासिक मानता है कि इतिहास के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। यूनानी अवधारणा के अनुसार इतिहास मात्र धर्म पर आधारित कथा ही नहीं है, अपितु एक शोध है जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करना है। और इस अवधारणा का स्वरूप धार्मिक नहीं बल्कि मानववादी है, क्योंकि इतिहास का संबंध जो है वो मानवीय क्रियाओं से। यानी कॉलिंगवुड ये कहता है कि ये आपकी जो एक चक्रवाद की जो आपकी अवधारणा दी गई थी, ये अवधारणा बिल्कुल गलत है। ऐसी अवधारणा नहीं है, बल्कि अवधारणा किस पे है, धर्म पे आधारित नहीं होकर मानव पे आधारित है। यानी इतिहास जो किसका होता है, मानव का होता है, मानव के विकास का होता है, मानव के पतन का होता है, मानव की प्रक्रिया का होता है। तो ये जो धर्मवादी जो सिद्धांत है, जो आपने चक्कर युग की बात की है, इसको नहीं माना जाएगा, बल्कि मानववादी जो है इस सिद्धांत को माना जाएगा। हेरोडोट्स जो है दोस्तों इतिहास की अवधारणा मानववादी मानता है और कॉलिंगवुड ने लिखा, हेरोडोट्स के इतिहास लेखन का एकमात्र उद्देश्य भावी पीढ़ी के लिए अतीत के मानवीय कार्यों को सुरक्षित करना था। यानी हेरोडोट्स जो है वो ये कहता है कि मानव जो था उसका विकास किस तरह से हुआ, मानव का डेवलपमेंट किस तरह से हुआ, ये
सारी चीजें जो है अपनी आने वाली पीढ़ी को बताने के लिए हेरोडोट्स जो थे उसने इतिहास लेखन की रचना की थी। इसी को आधार बता के कोलिंगवुड जो है कहता है कि इतिहास जो है वो स्करवादी अवधारणा नहीं है या धार्मिक अवधारणा आपकी नहीं है, बल्कि एक मानववादी अवधारणा जो है वो आपकी है। और इसी मानववादी अवधारणा के लिए आपका हेरोडोट्स जो है उसने इतिहास की रचना की थी। आगे देखें दोस्तों, तो हमने देखा अभी तक हमने देखा, हमने भारतीय अवधारणा को देखा, हमने यूनानी और रोमन जो अवधारणा थी उसको देखा। अब हम देखते हैं कि धार्मिक अवधारणा यानी इतिहास जो है उसको धर्म के साथ किस किसने जोड़ा है। धर्म के साथ जो है किसने जोड़ा है, पहले जोड़ा है पारसी अवधारणा। पारसी जो धर्म है उसके प्रवर्तक थे जरूत्सव। उसके अनुसार इतिहास का तात्पर्य सद और असद के बीच में क्या होता है, निरंतर संघर्ष होता है। यानी सत्य और असत्य के बीच में क्या है, आपका निरंतर संघर्ष है। अंत में आपकी सत्य की जीत होगी और इतिहास का चरम जो लक्ष्य है वो यही है कि आपकी सत्य की जीत करना। ये सामाजिक आवश्यकता है। पारसी अवधारणा के अनुसार धर्म द्वारा प्रेरित विश्व निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसित होता है। यानी पारसी अवधारणा जो इतिहास लेखन किया वो किस प्रकार किया, वो पूरी तरह से धार्मिक है। उसमें सत्य और असत्य दो चीजें ली गई है, दो तत्व आपके दो एलिमेंट्स लिए गए। दोनों एलिमेंट्स में ये बताया गया कि सत्य जो है उसकी हमेशा जीत होती है और ये सब चीजें जो आपकी चलती रहती है। इसी प्रकार से यहूदी अवधारणा की मैं बात करूं तो यहूदी अवधारणा जो है उसमें ये कहा गया है कि अतीत की घटनाओं का प्रस्तुतिकरण मात्र नहीं है। इतिहास जो है ईश्वरीय इच्छा की अभिव्यक्ति है और उनकी अवधारणा जो है संपूर्ण इजरायली यहूदी और उसके पश्चात संपूर्ण मानव जाति का कल्याण जो इतिहास का परम लक्ष्य माना गया है। अब आगे दोस्तों इस्लामिक अवधारणा की बात करें तो इस्लामिक भी किससे रिलेट है, आपकी धर्म से रिलेट है, धार्मिक भावनाओं से रिलेट है। यानी इतिहास जो है प्रकाश की ज्योति और अंधकार की गहनता के बीच संघर्ष है। यानी अल्लाह अपनी इच्छा से मनुष्य की सृष्टि का निर्माण करता है। मनुष्य का कर्तव्य उसके प्रति आत्मसमर्पण करना है। काल का प्रारंभ, स्वर्ग पृथ्वी का निर्माण, स्त्री पुरुष की सृष्टि, ईश्वरीय इच्छा के विरुद्ध जो आचरण, दंड और पतन का आगमन जो है वो दिखाई देता है। इस्लामी चेतना का उद्भव 8वीं सदी के प्रारंभ में आपका माना जाता है। यानी अब्बासी वंश जो है उसका किससे रिलेट माना जाता है, इसी से। इब्न खल्दून जो है वो इसके अंदर महत्वपूर्ण आपके इतिहासकार माने जाते हैं। उनका इतिहास दर्शन जो है वो कुछ कोटि का इतिहास दर्शन है। उन्होंने इसको एक नवीन दिशा देने का प्रयास वो आपका किया था। इसी प्रकार से ईसाई अवधारणा की तरफ लौटते हैं तो हम पाते हैं कि ईसाई अवधारणा भी दोस्तों आपकी धर्म से कहीं ना कहीं एक रिलेट करती है। यानी इसमें भी क्या है कि इसमें ही ईसा मसीह जो है उसको सार्वभौमिक स्वरूप आपका प्रदान किया गया है। यानी ईसाई इतिहास विचारकों की दृष्टि में संपूर्ण जगत ईश्वर की लीला है। यानी सारा जो ये सृष्टि है इसके निर्माता कौन है, ईश्वर है, और ईश्वर ने इसे बनाया और ईश्वर में भी कौन है, आपका ईसा मसीह है। इसमें आदम का स्वर्ग से पतन और पाप का प्रारंभ जो ईश्वर से विच्छेद जो है वो आपका दिखाई देता है। तो इसमें कहीं ना कहीं ये सब जो थे वो किससे थे, धार्मिक अवधारणा से रिलेट करते थे। इतिहास की जो धार्मिक अवधारणा है दोस्तों उसमें अगर ईसाई दृष्टिकोण तथा पाप के क्षमादान के अधिकार को चुनौती जो है दी गई है और इस सुधारवादी नेताओं का उद्देश्य मानव समाज को स्वतंत्र चिंतन का अधिकार प्रदान करना था। यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के कारण विज्ञान और राजकीय प्रशासन का उदय होता है। परिणाम स्वरूप व्यक्तिगत स्वतंत्रता आधुनिक इतिहास में मौलिक अधिकार जो आपकी बन गई थी। अब देखिए दोस्तों आधुनिक काल की विचारधारा जो है वो किस प्रकार है। अभी तक हमने प्राचीन काल और मध्यकाल की जो विचारधारा थी उसका डिस्कशन करने का प्रयास जो आपका किया था और हमने जाना था अभी तक जो है भारतीय अवधारणा जिसमें इंडिया की अवधारणा है, यूनानी और रोमन जो है इसको जाना था। इसके बाद हमने धार्मिक जो अवधारणा थी इस धार्मिक अवधारणा में आपके पारसी अवधारणा, आपकी इस्लामिक अवधारणा, आपकी ईसाई अवधारणा, इन सब को जाना था जिसमें ये कहा गया था कि ईश्वर ही सब कुछ करता है। ईश्वर सब घटनाएं जो भी घटनाएं होती है चाहे वो ऐतिहासिक हो चाहे अनऐतिहासिक हो उसके पीछे किसका रीजन होता है, कहीं ना कहीं ईश्वर जो है उसका संबंध उस घटना के साथ जोड़ा गया है। अब हम देखते हैं कि जैसे आधुनिक काल है उसमें क्या आता है। यानी आधुनिक काल जो है वो यूरोप के इतिहास में पुनर्जागरण से आधुनिक युग माना जाता है। पुनर्जागरण कब था, यानी
आपका मध्य युग और आधुनिक युग के बीच का एक क्रांति काल आता है, जिसमें ये कहा जाता है कि यूरोप जो है उसमें पुनः लोग जो है उसमें मानवीय विचार या समाज के बारे में उसमें सोचने और समझने की जो शक्ति थी, जो धार्मिक एक आडंबर था, जो पोप का जो साम्राज्य था उसको खत्म किया जाता है और उसके बाद मानववादी विचारक जो है वो पैदा होते हैं, मानवता के संबंध में बातें की जाती है। तो वो जो काल था इसे पुनर्जागरण काल कहते हैं, यानी दोबारा से जागना। यहाँ पे बात ये की गई थी कि मानव बुद्धि की सर्वोत्तमुखी ज्योति जो है वो मानव समाज की जटिल समस्याओं को आलोकित करने में समर्थ समझी जाती है। यानी मनुष्य अपने नियमन तथा संतुलन से नीति को अपने अनुरूप बना सकता है, और मैकियावली जो है वो उनके विचार यहाँ पे सारी तरह जगह जो है आपको दिखाई देते हैं। यानी इसमें मानव जो है उसको सेंटर में रख के बात की गई, या जो अभी तक जो ईश्वरीय अवधारणा थी उसको हटाया गया और मानववादी जो अवधारणा है वो आपकी लाई। इसी प्रकार से बुद्धिवादी युग की बात करें तो 17वीं से 18वीं शताब्दी के अंदर जो है जगत और चिंतन के क्षितिज में एक महान परिवर्तन आपको दिखाई देता है। यानी गैलीलियो और न्यूटन जो है वो, गैलीलियो के आपने देखा होगा कि गैलीलियो की जो आपकी दूरबीन है, न्यूटन का जो सिद्धांत है उसने दिया था, आपका गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है, ग्रेविटी का जो सिद्धांत है वो दिया था। तो ये सब चीजें कहाँ से निकल के आती है आपकी